वो टाइम मांगता है, समय देना पड़ेगा तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो कि समय मांगता है। जब तक समय दोगे नहीं तब तक रिस्पांस आएगा नहीं। कंबाइंड टेस्ट में भी क्वेश्चन तभी लगेगा जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे घर पर। रिएक्शन पे आधारित प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, जिसको हम लोग मोल कंसेप्ट से लगा सकते हैं। हाँ, यदि रिएक्शन बैलेंस है तो लिमिटिंग, और बैलेंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पीओएसी। पीओएसी में बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना बैलेंस किए लगा सकते हो क्वेश्चन को। जो नहीं आ रहा है पूछो, बोलो, हम लगा दे सामने। कंसेप्ट मात्र 2 लाइन का है कंसेप्ट, उस 2 लाइन को फिर से हम सुना देते हैं, फिर ट्राई करो। लेकिन ये कि हम सुनाए और तुम घर जाके क्वेश्चन न लगाओ तो वो निकल गया हाथ से। मतलब कोई भी कंसेप्ट सुना उसको अप्लाई करो तुरंत, जल्दी से अप्लाई करोगे आंसर आएगा। और जब आज सुनो 2 दिन बाद लगाओगे वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फिजिकल के सारे कंसेप्ट एक एक लाइन के होते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को सुनने के बाद अप्लाई करना है प्रॉब्लम। जितना अप्लाई करोगे, जितनी वैरायटी क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना कंसेप्ट पक्का होता जाएगा। ये है मेहनत, ये लेबर मांगता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं ना कि वो कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कंसेप्ट तुम जान गए, लेकिन उससे भी काम नहीं बनेगा जब तक तुम उस कंसेप्ट को पक्का ना करो। और पक्का करने के लिए क्वेश्चन लगाना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अब मात्र 1 लाइन का कंसेप्ट है पीओएसी का। अब इस कंसेप्ट पर हम लोग कई क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम हो, प्लस ईडियोमेट्री के प्रॉब्लम्स हो, गैस मिक्सचर को एनालाइज करना हो, वहाँ लगा सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, उसमें तुम लगा सकते हो। एटॉमिक वेट निकालना, उसमें तुम लगा सकते हो इस कंसेप्ट को। तो इस कंसेप्ट को तुम जितना अप्लाई करते जाओगे वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, पीओएसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पर आधारित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है। जितना मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्शन के बाद उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जैसे रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, वैसे ही एटम भी कंजर्व रहता है। अब जैसे अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम पहले प्रूव कर दें। पहले मास को तो पहले क्लियर करें ना कि मास कैसे कंजर्व रहता है। समझो कोई 10 ग्राम तुमको सैंपल दिया है पोटेशियम क्लोरेट का। सामने देखो 10 ग्राम कोई सैंपल है पोटेशियम क्लोरेट का, जिसको तुमने हीट किया। हीट करने पर 2 पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं, 2 पैरेलल रिएक्शन। एक रिएक्शन तो KCl + O2 में टूट रहा है, और दूसरा यही पोटेशियम क्लोरेट टूट करके KCl और KClO4 बना रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब ये 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट जिसको तुमने हीट किया लॉन्ग टाइम तक, तो 2 पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं साइमल्टेनियस उसी कंटेनर में। पहले रिएक्शन में KClO2 बन रहा है और दूसरे में KCl + KClO4 बन रहा है। दिस इज द डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और जब तुमने इस कंपाउंड को हीट किया तो इसका वेट लॉस हो गया। 10 ग्राम से इसका वेट हो गया 8 ग्राम हो गया। 8 ग्राम इसका वेट मतलब हो गया, मतलब 2 ग्राम क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब इसमें हीट करने पे इसमें 2 ग्राम इसका वेट लॉस हो गया। 2 ग्राम वेट लॉस हो गया। तो कह रहा रेसिड्यू का बताइए वेट क्या होगा, जो रेसिड्यू बचेगा उसका वेट क्या होगा। जरा सोचो 10 ग्राम तुम्हारा शुरू में है तो बाद में भी 10 ही ग्राम ही न रहेगा, क्योंकि मास तो कंजर्व होता है, मास का भी लॉस नहीं होता। जब इनिशियल तुम्हारा 10 ग्राम है तो बाद में भी 10 ही ग्राम होगा, और 10 ग्राम में से 2 ग्राम तुम्हारा लॉस हो गया क्योंकि O2 गैस निकल गई, तो बचा कितना, 8 ग्राम। वो 8 ग्राम बताओ, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो जो सॉलिड बच गया उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो जो रेसिड्यू का वजन होगा 8 ही ग्राम ना होगा। पूछ रहा रेसिड्यू का वजन क्या होगा, तो जब 8 ग्राम, क्योंकि तुम्हारा 10 ग्राम इनिशियल था,
2 ग्राम लॉस हो गया क्योंकि O2 गैस निकल गई, तो बचा कितना 8 ग्राम, क्योंकि मास इज कंजर्व। मास तो कंजर्व रहेगा, जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद। शुरू में 10 ग्राम, तो बाद में भी कितना होगा 10 ग्राम, उसमें से 2 ग्राम लॉस हो गया क्योंकि O2 निकल गई, तो बचा कितना, तो रेसिड्यू का वजन कितना होगा 8 ग्राम। तो ये रेसिड्यू में क्या क्या आएगा, KCl आएगा और KCl4 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्शन के दौरान मास क्या है, कंजर्व है। और जैसे मास कंजर्व वैसे एटम भी क्या रहेंगे, कंजर्व। जितने एटम रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड भी होंगे। तो जैसे मास कंजर्व होता है वैसे एटम की संख्या भी क्या होती है, कंजर्व। और जब एटम की संख्या कंजर्व तो उनके मोल भी क्या हो गए, कंजर्व। इसी को बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब रिएक्शन के दौरान एटम क्या रहेगा, कंजर्व, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे रिएक्शन से पहले उतने ही एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और इस कंसेप्ट को, POAC के कंसेप्ट को हम सारे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस हो चाहे ना भी हो। बैलेंस हो तब भी लगा सकते हैं POAC से। बोलो बात समझ में आई। लेकिन जब रिएक्शन बैलेंस होता है ना, तो समय बचाने के लिए सबसे आसान तरीका लिमिटिंग है। और यदि बैलेंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उस केस में हम लोग POAC अप्लाई करते हैं और वहाँ बिना बैलेंस किए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बस उसमें आपको करना क्या है, एटम को कंजर्व करना है। लेकिन किस एटम को कंजर्व करना है, अब मेन पॉइंट देखो क्या है कि ठीक है POAC में हमको एटम कंजर्व करना है, लेकिन किस एटम को कंजर्व करना है, वो एटम कंजर्व करना है जो कि कंप्लीटली रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड चला जाए, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड चला जाए, हम उस एटम को कंजर्व करेंगे और कंजर्व करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, आपको अब कौन सा एटम को कंजर्व करना है किसी भी रिएक्शंस के अंदर, ये हम क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे ना उसकी लैंग्वेज से हमको अपने आप समझ में आएगा कि हमें किस एटम को कंजर्व करना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि तुमको इस एटम को कंजर्व करो, वो तुम्हें खुद अपने कॉमन सेंस से उस एटम को कंजर्व करना है। हाँ, लेकिन हमने कंसेप्ट क्या सुनाया, कंजर्व उस एटम को करना है जो कि कंप्लीटली रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड चला जाए, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उस एटम को ही कंजर्व करना है। यह है कंसेप्ट, मात्र एक लाइन का बस। अब इस एक लाइन के कंसेप्ट से तुम्हारे 200 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकते हैं बड़े आराम से। कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन की वैरायटीज़ क्या है कॉमन सेंस, कैसे हमको एटम कंजर्व करना है, इसके लिए हम कुछ वैरायटी तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं। बोलो बात समझ में आया। लेकिन कंसेप्ट बस इतना ही है कि POAC में हमें एटम को कंजर्व करना है। किस एटम को, जो कि कंप्लीटली रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड चला जाए, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उस एटम को कंजर्व करना है। तो कैसे कंजर्व करना है, देखो सामने देखो, बात समझने की है। देखो सामने, जैसे मान लो क्वेश्चन आया पोटेशियम क्लोरेट को के 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल को, समझने की बात है, केवल ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो और बात जब समझ में आ जाए तो घर जा करके सीधे क्वेश्चन अप्लाई करो। अब कोई क्वेश्चन चाहिए ना अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए शीट तो दिया गया होगा सबको, शीट है ना। हाँ, शीट में हम बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको सुनने के बाद तुम क्या क्या लगा सकते हो, इस कंसेप्ट को सुन के तुम क्या क्या क्वेश्चन लगा सकते हो, हम बता देंगे तुमको। और तुम घर जाके तुरंत आज ही चेक कर लो। लोहा गर्म करते हैं, हथौड़ी का चलाना तुम्हारा काम है। भाई हमने कंसेप्ट सुनाया, दिमाग तुम्हारा गर्म कर दिया, तो तुम्हारा काम है उसको क्वेश्चन लगा के उसको पक्का करो और तुरंत करो। ये नहीं कि आज सुना कल लगाएंगे, तब तक गया कंसेप्ट। क्योंकि जो कंसेप्ट की जो तारें काफ़ी कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं, वो फट से टूट जाएंगी। इसलिए जहाँ टूटे उससे पहले जोड़ दो उसको फिर से। बोलो बात समझ में आया। हाँ, क्या कंसेप्ट, देखो ध्यान से, बस सुनो केवल। अब मान लो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, अच्छा ऐसा पूछ दे तो, अच्छा मान लो ऐसा कर दे तो क्वेश्चन जब आए ना तो हाथ उठा के बात करो, पूछो हमसे डायरेक्ट क्लास में।
और फ़ायदा होगा तुमको। बात समझ में आया? देखो सामने 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, इम्प्योर सैंपल। इसको तुमने डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करके क्या बनाया? KCl प्लस O2। तुमको ऑक्सीजन गैस मिल रही है 1.12 लीटर NTP पर। तो बताइए इसमें कितना परसेंट प्योरिटी थी? परसेंटेज प्योरिटी बताइए। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, जवाब कैसे देंगे? देखो सामने इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया गया। डिकम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ डिकम्पोज कर गई, समझो नष्ट हो गई। एक होता है डिकम्पोज, एक होता है डिसोसिएटेड, टूटना। डिसोसिएशन मतलब टूटना। याद रखना जो चीज़ टूटती वो बनती भी है, मतलब जो टूट रही वो बनेगी भी, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, मतलब वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया तब तो। डिसोसिएशन शब्द ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो बनेगा भी, मतलब फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। और जो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रहा है तो क्या उसके सारे एटम रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट साइड कंप्लीट गए? नहीं गए, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और अच्छा हमने कहा डिकम्पोज मतलब नष्ट। जो चीज़ नष्ट हो गई वो वापस बन नहीं सकती, मतलब ये डिकम्पोज कर गया, मतलब ये नष्ट हो गया, मतलब इसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए। जब सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड चले गए तो तुम POAC एटम कंजर्व करने के लिए किसी का भी अप्लाई कर सकते हो। तुम किसी में भी अप्लाई कर लो, चाहे तुम पोटेशियम कंजर्व कर लो, चाहे क्लोरीन कंजर्व कर लो, चाहे ऑक्सीजन कंजर्व करो, किसी को भी कंजर्व करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंड कंप्लीटली डिकम्पोज मतलब नष्ट हो गया, मतलब इसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड गए। और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो तुम किसी भी एटम को कंजर्व कर सकते हो और करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर तो हम किसी को भी सकते हैं, लेकिन किसको कंजर्व करें? जवाब देखो, अमाउंट दिया किसका है इसमें? ऑक्सीजन का। क्योंकि अमाउंट ऑक्सीजन का दिया है तो तुम ऑक्सीजन को कंजर्व करके इसके नोन अमाउंट से तुम इसका अमाउंट निकाल सकते हो। तुमने भले 10 ग्राम लिया हो, लेकिन कितना प्योर है तुमको पता नहीं है। पता ये नोन है कि अननोन है? इस अननोन का अमाउंट निकालने के लिए तुमको हेल्प लेना होगा नोन का, और नोन ये है क्योंकि इसका अमाउंट हमको पता है, ऑक्सीजन का अमाउंट हमको पता है। तुम ऑक्सीजन के अमाउंट से, इस नोन अमाउंट से इसका अननोन अमाउंट, प्योर अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए हमें कंजर्व किसको करना चाहिए? ऑक्सीजन को। तो POAC फॉर ऑक्सीजन। इतना आसान टॉपिक है ना, क्लास 6 वाले बच्चे को भी सिखाया, वो भी सीख गया है। अब समझ लो, इतना आसान है ये, लेकिन बस टाइम खाता है। अब क्या टाइम? यही टाइम खा रहा, और क्या है? किस बात का टाइम? हाँ बताओ, इसमें कितने ऑक्सीजन है? बोलो 2। तो इक्वेशन बन जाएगा 2 × मोल ऑफ O2। जितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड उतने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड। एटम क्या है? कंजर्व। जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड उतने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2। तो हो जाएगा 2 × मोल्स ऑफ O2 इजिकल टू उतने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी होंगे। कितने ऑक्सीजन है? तो 3 × मोल्स ऑफ KClO3। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। बताओ मोल क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना दिया? 1.12 अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम NTP पर किसी भी गैस का, लीटर में है ना, 22.4 लीटर। 3। अच्छा मोल क्या होगा? वेट बाई फार्मूला वेट। फिर वेट क्या रखें यहाँ पर? गलती कर रहे हैं, 10 ग्राम तो इम्प्योर है, 10 ग्राम तो इम्प्योर है। उसमें कितना प्योर है तुमको पता? वही तो निकालना है। तो X मानो ना, 10 ग्राम क्यों रखेंगे हम? लो जल्दीबाजी में 10 ग्राम रख देते हैं, ये नहीं समझते कि आखिर पूछ क्या रहा है। 10 ग्राम तो तुमने मिलाया है, उसमें कितना प्योर है तुमको नहीं पता, वही तो निकालना है तुमको। ये हो गया अननोन, जिसका वेट तुमको निकालना, प्योर KClO3। अब बताओ मोल क्या होता है? वेट बाई
हाँ, इसका फार्मूला वेट रख दो। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। बस सॉल्व कर दो, क्या आ गया? वेट आ गया। ये वेट किसका आया? हाँ, KClO3 का प्योर वेट जो कि टूट रहा है कितने में? 10 में। तो 10 ग्राम में इतना प्योर, तो 100 में कितना प्योर? बस। हो गया? हो गया? बात समझ में आई? मान लो इसका अमाउंट ना बता के इसका बताया होता तो क्या करते? कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया और हीट करने पर हमको 1 ग्राम KCl मिला। बताइए कितना परसेंट प्योरिटी होगा? मतलब की बार इसका अमाउंट ना बता के इसका बता दिया, क्या करें? अब हम चूंकि पता ये नोन है ना, इस नोन से अननोन निकालने के लिए हमें कंजर्व या तो पोटेशियम करना होगा या तो क्लोरीन। ऑक्सीजन कंजर्व करने कोई फायदा नहीं तुमको, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इसके अंदर। अब या तो तुम POC लगा दो पोटेशियम के लिए या लगा दो क्लोरीन के लिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। बोलो समझ में आया? अच्छा, मान लो हमने पोटेशियम कंजर्व किया, चलो तो इक्वेशन क्या बनेगा? POAC फॉर पोटेशियम। हाँ, जितने पोटेशियम रिएक्टेंट साइड उतने पोटेशियम प्रोडक्ट साइड होंगे। हाँ, पता कितने पोटेशियम है? 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस, मोल्स ऑफ KClO3 इजिकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। बुलाया? हाँ, अब एज वैल्यू रखना है बस। अब इसमें 10 ग्राम तुमने भले लिया, उसमें कितना प्योर है तुमको पता नहीं है। X मान लो। मोल होता है वेट बाई फार्मूला वेट। फार्मूला वेट पोटेशियम क्लोरेट का, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 प्लस, हाँ इसका मोल, KCl का मोल वेट बाई वेट कितना? 1 ग्राम। फार्मूला वेट पोटेशियम का, ये सब मालका वेट दिया रहेगा, इसको परेशान मत हो। मालका वेट, एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहता है। बस सॉल्व करके X की वैल्यू क्या है? कुछ तो नहीं है। ये जो भी आएगा ये प्योर KCl का प्योर। तो 10 ग्राम में इतना प्योर, तो 100 में कितना प्योर? परसेंटेज प्योरिटी आ गई। बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका अमाउंट ना बता के O2 का अमाउंट बताया और KCl का अमाउंट पूछे। यदि O2 बन रही 1.12 लीटर तो KCl कितना बन रहा होगा? बात समझ में आया? जब O2 बन रही है 1.12 लीटर तो KCl कितना बन रहा होगा? अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो सामने तुमने ऑक्सीजन को कंजर्व किया तो बता ये इक्वेशन बना कि नहीं? और जब तुमने पोटेशियम को कंजर्व किया तो ये इक्वेशन बना कि नहीं? अच्छा, तुम्हारा मतलब किससे? O2 से और KCl से है। तो इसका रिलेशन जानने के लिए क्या करो? हाँ पता, इसमें इसमें क्या KCl का 3 मोल है, जबकि यहाँ 2 KCl3 का 1 मोल है। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो। हाँ पता, यहाँ भी 3 इंटू मोल्स ऑफ KCl3, यहाँ भी 3 इंटू मोल्स ऑफ, पता कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। तो इक्वेशन क्या बना? 3 इंटू मोल ऑफ KCl इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। हाँ मतलब मोल क्या होता है? वेट बाई वेट पता नहीं, हमको यही तो निकालना है। फार्मूला वेट पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5। हाँ, मोल्स ऑफ O2 का मोल वॉल्यूम of O2 at NTP divided by standard molar। हाँ सॉल्व किया, X की वैल्यू आ गई, KCl का वेट आ गया। बोलो बात समझ में आई? क्या इस प्रॉब्लम में हमने रिएक्शन को बैलेंस किया? नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है। POAC में रिएक्शन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बोलो, बात समझ में आया? कैसे तो एक्स ग्राम हमने प्योर माना, जबकि 10 ग्राम लिया है, उसमें कितना प्योर हमको पता नहीं, तो एक्स ग्राम प्योर मान के चल रहे हैं। हाँ, बताओ इस क्वेश्चन में किसी का अमाउंट पहले दिया गया है कि नहीं, पहले बताओ। तो ये भी देखो अननोन है तुम्हारा, ये भी अननोन चल रहा है, ये भी अननोन है, तो बताओ ये भी अननोन है। जब सभी अननोन रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन किसी एक का पता तो होना पहले। मान लो इसका अमाउंट पता है हमको, चलो तो ऑक्सीजन के अमाउंट से, नोन से हम इसका अमाउंट पता कर लेंगे, और फिर इसके अमाउंट से हमको इसका अमाउंट पता चल जाएगा पोटेशियम कंजर्व। हाँ कर सकते, बिल्कुल वही तो किया है हमने, वही तो किया है कोरिलेट। बोलो क्लियर हुआ? बात समझ में आई? सामने देखो, मान लो क्वेश्चन इस टाइप का आया, 1 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड तुमने लिया, 1 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। इसकी खासियत है पानी सोखता है, ये हाइग्रोस्कोपिक है। बहुत सारे कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या पानी सोखते हैं, मॉइस्चर एयर का। तो 1 ग्राम तुमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, इसको मॉइस्ट एयर में रख दिया, मॉइस्ट एयर में मतलब एयर में मॉइस्चर है, रख दिया, ये क्या करेगा, पानी सोखने लग जाएगा। और जब ये वाटर सोखता जाएगा तो बताओ इसका वेट क्या 1 ग्राम रहेगा? पानी सोखने के बाद, पानी पीने के बाद इसका वेट बढ़ जाएगा। मान लो इसका वेट बढ़ के 2 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 2 ग्राम। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन आएगा। जवाब कैसे देंगे, देखो सामने क्वेश्चन समझ में आया? कोई 1 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है जिसको हमने मॉइस्चर में रख दिया, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेट बढ़ के 2 ग्राम हो गया। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सामने। जरा सोचो इस प्रॉब्लम में क्या चीज़ कंजर्व है? कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रही है, कंप्लीटली। जब आप कैल्शियम भी पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहा है, क्लोरीन भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहा है, लेकिन वाटर जितना भी एटमॉस्फेयर में है क्या सब कंप्लीट जा रहा है इसके अंदर? नहीं जा रहा है। वाटर जितना भी मॉइस्चर एयर में का सब क्रिस्टल में चला गया क्या? नहीं। हाँ, लेकिन कौन चीज़ कंजर्व है, पूरी कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रही है, वो कैल्शियम या तो क्लोरीन। मतलब इस प्रॉब्लम में तुमको कंजर्व या तो कैल्शियम करना होगा या तो क्लोरीन। ऑक्सीजन कंजर्व मत करना, वाटर का कोई भी कंपोनेंट कंजर्व मत करना, यह है कॉमन सेंस की बात। तो मान लो हमने कंजर्व कर दिया कैल्शियम, तो जितने कैल्शियम रिएक्टेंट साइड उतने कैल्शियम प्रोडक्ट साइड का एटम कंजर्व। एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, याद रखना, कभी कोई एटम रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय नहीं होता। जितने कैल्शियम रिएक्टेंट साइड हैं रिएक्शन के बाद उतने ही कैल्शियम प्रोडक्ट साइड होंगे, यानी POC फॉर कैल्शियम। ये पहले डिसाइड कर लो कि हमको कंजर्व करना किसको है। तो जवाब कैल्शियम को कंजर्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड गया। सारा वाटर जितना एटमॉस्फेयर में है सब के सब तो क्रिस्टल में जा नहीं रहा है, कंज्यूम तो हो नहीं रहा है, लेकिन जितना कैल्शियम रिएक्टेंट साइड था उतना प्रोडक्ट साइड तो है। तो मतलब कंजर्व हमको करना है कैल्शियम को, या क्लोरीन कर लो, आंसर सेम आएगा, करके देख सकते हो तुम चाहो तो क्लोरीन करके देख लो, चाहे कैल्शियम करके देख लो, आंसर सेम आएगा। बोलो समझ में आया? मान लो हमने कैल्शियम कंजर्व किया, तो जितने कैल्शियम रिएक्टेंट साइड उतने कैल्शियम होंगे प्रोडक्ट साइड। हाँ बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, बताओ कितने कैल्शियम है? 1। तो मतलब कंजर्व तुमको कैल्शियम करना, लेकिन अमाउंट तो कैल्शियम क्लोराइड के टर्म रखना होगा ना। ये अमाउंट किसका है? कैल्शियम क्लोराइड का। तो रखना तो तुमको कैल्शियम क्लोराइड के टर्म में, कंजर्व करोगे एटम को, लेकिन रखना अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड के टर्म में। हाँ बताओ कितने कैल्शियम?
बोलो, बोलने में भी संकोच है। तो इक्वेशन बताओ, बोलो 1 इंटू मोल ऑफ CaCl2। अच्छा यहाँ पे ये कैल्शियम है, 1 इंटू मोल ऑफ CaCl2 डॉट SS2। बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। हाँ बता, मोल क्या होता है? वेट बाई फार्मूला वेट। अब जिसको मोल भी नहीं पता कि वेट बाई फार्मूला वेट, तो कैसे लगाएगा बताओ? इसलिए पहले मोल सिखाया गया कि नंबर ऑफ मोल, वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ वेट कितना? 1 ग्राम। हाँ इसका फार्मूला वेट कैल्शियम का कितना? 40, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है ना, इंटू 2। बोलो क्लियर हुआ? हाँ इजिकल टू 1। हाँ इसका मतलब मोल वेट बाई फार्मूला वेट। बताइए वेट किसका है? कैल्शियम को है डॉट SS2 का, तो फार्मूला वेट भी पूरे का रखाएगा ना। हाँ 2 फार्मूला वेट, इसका पूरा फार्मूला वेट कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 प्लस 18 का 18 होता है, 18x। x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारी शीट में है। कहाँ हम बता सकते हैं? कोई शीट में, शीट है किसी के पास? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, अमाउंट बदल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही ना रहेगा। हाँ तुम्हारी शीट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से देखो कि तुमने 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड ले लिया और मॉइस्ट एयर रखने पर डेकाहाइड्रेट बनता है। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 H2O, तो मतलब यहाँ तुम 10 H2O रख दो। तो बताइए इसका प्रोडक्ट का वेट क्या होगा? चलो ये पूछेगा क्वेश्चन। देखो ऐसा तुम्हारी शीट में, मतलब इसका थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ W रख देंगे और यहाँ 10 कर देंगे, x निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा चेंज है ना, कंसेप्ट यही है। ये क्वेश्चन है तुम्हारी शीट में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड कन्वर्ट टू डेकाहाइड्रेट by how many gram would mass of 1 gram sample of dried sodium sulfate increase if exposed to sufficient water vapor to be converted to decahydrate? बोलो, वही चीज़ है ना। हमने कैल्शियम क्लोराइड दे दिया, सोडियम सल्फेट दे दिया, नाम बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही ना रहेगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ शुरू में, जिससे पहले इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन, जिसमें वाटर का, हाँ अच्छा समझ गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो। हाँ इसका वजन दिया गया था, इसका वजन दिया था 2 ग्राम था, तो हाँ कितना, हाँ या x था। हाँ ठीक है बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो पानी भी 1 ग्राम हो गया। हाँ बिल्कुल होगा, वाटर 1 ग्राम, तभी ना वाटर 2 ग्राम हो गया मिक्सचर का वजन। तो 1 ग्राम उसमें कैल्शियम क्लोराइड हुआ, अब बाकी 1 ग्राम क्या हो गया? वाटर। तो तुमने क्या किया, वाटर का भी मोल निकाल लिया और कैल्शियम क्लोराइड का भी मोल निकाल लिया। अब मोल का रेशियो निकाल लोगे, हाँ तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ ये तो मोल कंसेप्ट हो गया ना, ये भी तो मोल कंसेप्ट हुआ ना। हाँ बिल्कुल आंसर आ जाएगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम को तुम मोल कंसेप्ट से भी लगा सकते हो, उसी को पीवीसी से भी लगा रहे हो, उसी को इक्वेंट से भी लगाएंगे हम आगे चल के, इक्वेंट कंसेप्ट से लगाएंगे। नहीं देखो, ये वैल्यू तो अपने मन से हमने लिया है, ये वैल्यू जो शीट में दी गई पूरी कैलकुलेट करके दी गई है, हम यहाँ पर कंसेप्ट सुना रहे हैं केवल।
बात हुई, हमने मन से 1 ग्राम 2 ग्राम ले लिया है, अब इसमें कैलकुलेशन तुम नहीं करना तो इसमें करो ना, क्योंकि यह डाटा पूरा चेक करके दिया गया है। ये तो समझाने के लिए केवल वैल्यू बोली गई है। हाँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो उससे भी आंसर आएगा वो, लेकिन वो क्या है, मोल कंसेप्ट है, और हम इस समय क्या फोकस कर रहे हैं, पीयूएसी। तो एक नई तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ये भी जानकारी रखो, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, मोल कंसेप्ट से, पीयूएसी से, और एक आगे चल के इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी लग जाएगा यही प्रॉब्लम। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, लेकिन लास्ट में यही होगा कि जो रिएक्शन बैलेंस हो जाए उसके लिए सबसे आसान है मोल कंसेप्ट, बार बार बोल रहे हैं, और जो अनबैलेंस है उसके लिए है पीयूएसी। मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो कि बैलेंस हो ही नहीं सकता, वहाँ तुमको पीयूएसी ही लगाना पड़ेगा। जैसे ईडियोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको तुम पीयूएसी से ही लगाना पड़ेगा तुमको। जैसे ये देखो, हाँ शीट पकड़ना जरा, देखो ईडियोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस एनालिसिस। ईडियोमेट्री का मतलब होता है गैस एनालिसिस। कोई अननोन गैस है, कोई अननोन हाइड्रोकार्बन गैस, हमको नहीं पता वो गैस कौन सी है, वो कोई भी गैस हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है। इस गैस को तुम लोग को एनालाइज करना है। क्या करोगे, इस गैस का तुम कंबशन करोगे ईडियोमेट्रिक ट्यूब के अंदर, किसी ग्लास ट्यूब के अंदर गैस को भर दोगे और ऑक्सीजन गैस भी साथ में पास करा दोगे और फिर इसमें एक्सप्लोजन कराओगे, स्पार्किंग। याद रखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का तुमने कंबशन किया, एक ही प्रोडक्ट बनता है, केवल एक प्रोडक्ट, CO2 एंड वाटर। दिमाग में बिठा लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का तुमने कंबशन किया, एक ही प्रोडक्ट तुमको मिलेगा, CO2 एंड वाटर। मान लो तुमने इस हाइड्रोकार्बन का 10 ml लिया था और इसका तुमने कंबशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तुमको CO2 मिल रही है 40 ml, वाटर वेपर मिल रहा है 50 ml मिल रहा है। पूछ रहा है इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बताइए क्या है। निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे, देखो सामने, बताओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और सारी गैसें सेम कंडीशन पे हैं। ईडियोमेट्रिक ट्यूब की जो कंडीशन क्या, वो सेम है, टेम्परेचर प्रेशर क्या सेम। और जब कंडीशन सेम होती है तो वॉल्यूम का रेशियो ही मोल का रेशियो होता है, एवोगाड्रो लॉ। ईडियोमेट्री के प्रॉब्लम एवोगाड्रो लॉ पे आधारित होते हैं। एवोगाड्रो लॉ, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो ही मोल का रेशियो होता है। मतलब 10 ml 10 मोल हो गया, 40 ml 40 मोल हो गया, 50 ml 50 मोल हो गया, क्योंकि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। दिस इज एवोगाड्रो लॉ। बोलो क्लियर? जैसा कि यहाँ कंबशन हमने बोला, कंबशन, और जिसका कंबशन होता है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड गए। जब सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड चले गए, मतलब इसमें कार्बन भी कंजर्व हो गया, हाइड्रोजन भी कंजर्व हो गया। तो जब कार्बन भी कंजर्व, हाइड्रोजन भी कंजर्व, तो हम पीयूएसी कार्बन के लिए भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी लगा सकते हैं। मान लो हमने कार्बन को कंजर्व किया, तो इक्वेशन क्या हुआ, पीयूएसी फॉर कार्बन। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड, उतने ही कार्बन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे। हाँ, बताओ कितने कार्बन है, बोलो। हाँ, X इंटू मोल ऑफ दिस, मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ, इधर कितने कार्बन है, मात्र एक कार्बन है बस, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। बताओ, वॉल्यूम रेशियो इज द मोल रेशियो, ये वॉल्यूम ही मोल है। हाँ, X बताओ कितने मोल है, 10। हाँ, मोल्स ऑफ CO2, X की वैल्यू 4, X की वैल्यू 4 आ गई। हाँ, अब हम हाइड्रोजन कंजर्व कर दें, पीयूएसी फॉर हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन कितना है, Y
तो y इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, 2 इंटू मोल ऑफ वाटर, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो, हाइड्रोकार्बन का मोल कितना है 10, तो y इंटू 10 इजिकल टू 2। हाँ, मोल्स ऑफ वाटर कितना है 50, सॉल्व करो, y की वैल्यू कितना है 10, तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 4, तो फॉर्मूला हो गया C4H10, मतलब ये ब्यूटेन है। ऑप्शन दिया मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटेन है ये। बोलो, बात समझ में आया? क्योंकि इस पे देखो, तुमको फार्मूला ही नहीं पता, तुम बैलेंस कहाँ से करोगे? इसमें हाइड्रोकार्बन का तुमको फार्मूला ही नहीं पता, तुम बैलेंस कहाँ से करोगे? और जब बैलेंस ही नहीं कर सकते तो ऐसे प्रॉब्लम को पीयूएससी से ही लगाना उचित है। और यदि बैलेंस हो जाए तब तो मोर कंसेप्ट तो और आसान है। देखो सामने देखो, जैसे मान लो कहता है ब्यूटेन का 10 लीटर मेरे पास है, इस ब्यूटेन के 10 लीटर का कंबशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए, पूछ रहा है हमसे। सामने देखो, ब्यूटेन के 10 लीटर का गैस का कंबशन करने के लिए हमें कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, पूछ रहा है हमसे। जरा सोचो, जब तुमको ब्यूटेन बोल दिया, फार्मूला पता चल गया ब्यूटेन का C4H10, और जब फार्मूला पता चल गया और तुमको ये पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो एक ही प्रोडक्ट बनता है, CO2 एंड वाटर। रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे? कितने कार्बन? 4, तो यहाँ 4 कर दो। हाइड्रोजन कितने? 10, 5 दूनी 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 5 13, तो यहाँ 13/2 कर दो। चलो, बैलेंस हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा, बैलेंस हो गया तो अब ये प्रॉब्लम बिना पीयूएससी के लग जाएगा, बिना पीयूएससी के डायरेक्ट लगा सकते बड़े आराम से। वो कैसे? हाँ, बैलेंस रिएक्शन बोलता है इसके 1 मोल से, ब्यूटेन के 1 मोल से इसका 6.5 मोल रिएक्ट करता है। 13/2 कितना हुआ? 6.5, 6.5 मोल O2 रिएक्ट करता है। जबकि इसके 1 मोल से कितना? 6.5 मोल। इसके 1 ml से कितना? 6.5 ml। वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो सेम। तो बता, इसके 10 लीटर से, इसके 1 लीटर से कितना होगा? इसके 1 लीटर से 6.5 लीटर, तो 10 लीटर से 65 लीटर। आंसर आ गया। मतलब ब्यूटेन के 10 लीटर का कंप्लीट कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन का 65 लीटर चाहिए। रिएक्शन तुमने बैलेंस करके सॉल्व कर लिया। मान लो तुम बैलेंस नहीं करते, चलो तुमने बैलेंस नहीं किया, तो यही प्रॉब्लम तुम पीयूएससी से लगा सकते हो, लेकिन टाइम खा जाएगा। कैसे टाइम लगेगा? टाइम कैसे लगेगा? टाइम गंवाना भी सीखो ना, तब गंवाना तो बजाना भी सीख लोगे। पहले टाइम गंवाते कैसे? देखो सामने। अब बताओ, जब हमको पता है कि इसमें एटम कार्बन कंजर्व है, तो हम कार्बन को कंजर्व करके इसके अमाउंट से इसका अमाउंट निकाल लेंगे। बोलो, कार्बन कंजर्व करके इसके अमाउंट से इसका अमाउंट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? हाइड्रोजन को कंजर्व करके इसके अमाउंट से इसका अमाउंट निकालेंगे, और फिर ऑक्सीजन को कंजर्व करके इन दोनों के अमाउंट से इसका अमाउंट निकालेंगे। बताओ, तुमको 3 बार इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहली बार कार्बन कंजर्व करना पड़ेगा, दूसरी बार हाइड्रोजन कंजर्व करना पड़ेगा, तीसरी बार ऑक्सीजन कंजर्व करोगे, तब जाकर आंसर आएगा। और आंसर वही आएगा, 65 लीटर ही आएगा। क्या तुम करके दिखा दे अभी, कि करके आजमा के देख लोगे अपने आप से, करके देख लेना, आंसर वही आएगा सेम। कार्बन को कंजर्व करके इसका अमाउंट निकालेंगे, हाइड्रोजन को कंजर्व करके इसके नोन से इसका अमाउंट निकालेंगे वाटर का। याद रखना, पीयूएससी लगा रहे हो, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बिना बैलेंस करके लगाओगे ना, फिर जब बैलेंस कर लिया तो फिर पीयूएससी का मतलब क्या रह गया?
कार्बन को कंजर्व करके इसका अमाउंट निकालेंगे, हाइड्रोजन को कंजर्व करके इसका अमाउंट निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन को कंजर्व करके इन दोनों के अमाउंट से इसका अमाउंट निकाल लेंगे। आंसर 65 लीटर ही आएगा। इसमें टाइम लग जाएगा, और यदि तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो गया तो आंसर फट से आ गया जल्दी से। और देखो एग्जामिनर भी क्या करता है ना, सीधे CO2 का अमाउंट डायरेक्ट नहीं बताएगा वो, कि जिससे 10 लीटर हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबशन करने पर 40 ml CO2 बनी, वो सीधा 40 ml CO2 नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बता देगा, तो क्वेश्चन हल्का हो जाता है। वो क्या करेगा कि रिएक्शन के बाद जो गैस बनी उसमें KOH डाल दिया। क्या डाल दिया? KOH। KOH डालने पर गैस का वॉल्यूम 40 ml कम हो गया। इसका मतलब KOH चूंकि है बेस, और बेस एब्जॉर्ब करता है कोई एसिड गैस को, और एसिड गैस CO2 है, क्योंकि कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। तो बताओ दिस इज एसिड गैस, और तुमने KOH डाला था। KOH डालने पर गैस का वॉल्यूम 40 ml कम हो गया, तो निश्चित वो KOH CO2 एब्जॉर्ब किया होगा, तो मतलब 40 ml CO2 अंदर है। बोलो क्लियर? अच्छा, फिर क्या किया? कंबशन के बाद जो गैस मिली उसमें सिलिका जेल डाल दिया। क्या डाल दिया? सिलिका जेल। ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने से गैस का वॉल्यूम 50 ml कम हो गया, इसका मतलब 50 ml वाटर वेपर है। मतलब गैस का अमाउंट सीधे ना बता करके वो इनडायरेक्ट बताएगा, इनडायरेक्ट कोई केमिकल एजेंट के माध्यम से बताएगा। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल एजेंट कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है। बोलो, जैसे KOH एब्जॉर्ब करता है CO2 गैस को, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल P2O5। अच्छा, ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है अल्कलाइन पायरोगैलॉल, ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि अल्कलाइन पायरोगैलॉल डालने पर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो समझना वो बची हुई O2 गैस है, O2 गैस बच गई है रिएक्शन के बाद, उसी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, कभी कभी स्पार्किंग करने पर ऑक्सीजन गैस ओजोन में बदल जाती है, ओजोन में। तो ओजोन कितना बन रहा है अंदर, उसको भी चेक करने के लिए क्या टर्पेंटाइन ऑयल डालते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है? ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल डालने पर जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो ओजोन का होगा। अल्कलाइन पायरोगैलॉल डालने पर यदि गैस का वॉल्यूम घट रहा है तो O2 का होगा, बची हुई O2 का वॉल्यूम होगा वो। बोलो, बात समझ में आया? तो ये हमको पता होना चाहिए कौन सी केमिकल एजेंट किस गैस को एब्जॉर्ब करती है, ये पता है सबको? बोलो, तो उसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो, बात समझ में आया? सामने देखो, मान लो तुमको 2 कंपाउंड का मिक्सचर दे दिया, मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड, जैसे दे दिया लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर दे दिया। इस मिक्सचर को तुमने हीट किया, हीट करके इसका वेट लॉस हो गया, हीट करने पर इसका वेट 50% लॉस हो गया। इसको मिक्सचर को तुम जब गर्म किए ना, इसका वेट 50% क्या हो गया? लॉस। तो करा पता इस मिक्सचर में कितना परसेंटेज लिथियम कार्बोनेट है और कितना % सोडियम कार्बोनेट है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस मिक्सचर को तुमने गर्म किया तो हीट करने से इसका वेट 50% क्या हो गया? लॉस। तो बताइए इस मिक्सचर में कितना % लिथियम कार्बोनेट है और कितना % सोडियम कार्बोनेट है? जरा ये बताओ, ये वेट में लॉस क्यों हुआ? CO2 निकलेगी, CO2 निकलने से इसका वेट क्या होगा? घटेगा। कितना लॉस हो गया? 50%। मान लो 100 ग्राम तुमने मिक्सचर लिया तो उसका घट के 50 ग्राम हो गया। 50% लॉस मतलब 100 ग्राम था, तुमने गर्म किया, 50 ग्राम लॉस हो गया, 50 ग्राम बचा। ये जो 50 ग्राम लॉस हुआ वो किसकी वजह से लॉस हुआ? जोर से बोलो। इसका मतलब CO2 50 ग्राम होगी। यह है कॉमन सेंस। CO2 50 ग्राम है तो अपना 50 ग्राम लॉस, 50% लॉस हो गया,
और जो रेसिड्यू बचा वो भी 50 ग्राम होगा। अच्छा, रेसिड्यू में क्या होगा? रेसिड्यू किसको बोलते हो? रेसिड्यू बोलते किसको है? जो अनडिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं कर पाया उसको बोलते हैं रेसिड्यू। बताओ रेसिड्यू में क्या होगा? ये CO2 आई कहाँ से? यहां से आई, यहां से आई, दोनों जगह से आई। कहां से आई? बोलो। केवल लिथियम कार्बोनेट से आई है। याद करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाते समय ही हम बता चुके थे। कॉपी खोल के देख लो, जब हम फजान रूल पढ़ा रहे थे तब भी हमने बोला एल्कली मेटल में केवल लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज करता है, बाकी कोई नहीं। हाँ, अर्थ मेटल में सब टूट जाते हैं। क्यों? लिथियम क्यों टूटता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम। और थर्मल स्टेबिलिटी कम होने से लिथियम कार्बोनेट बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री पर ही टूट जाता है। लेकिन बाकी कार्बोनेट, एल्कली मेटल कोई भी 100 डिग्री पर डिकम्पोज नहीं करेगा। तो बताओ, ये तो एल्कली मेटल लिथियम आता है ना, केवल ये टूटेगा, बस ये नहीं टूटेगा। तो मतलब जो ये CO2 आई वो केवल यहाँ से आई है। मतलब रिएक्शन हो गया लिथियम कार्बोनेट इक्वल टू लिथियम ऑक्साइड CO2। हाँ, इसका वजन कितना है? 50 ग्राम। तो जो रेसिड्यू है उसमें क्या क्या होगा? रेसिड्यू में ये भी होगा और ये भी होगा। रेसिड्यू में ये इतने कंपोनेंट हैं जो कि अनडिकम्पोज, टूटेंगे नहीं। हाँ, ये CO2 जो निकल रही है 50 ग्राम, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। हाँ, अंदर से कुछ कॉमन सेंस आवाज आ रही होगी कि हमें किस एटम को कंजर्व करना चाहिए। यह है कॉमन सेंस। बताओ हम किस एटम को कंजर्व करें ताकि हमको इसका अमाउंट मिल जाए। CO2 का अमाउंट तो पता है 50 ग्राम, ये तो पता है, हमको इसका अमाउंट मिल जाए। देखो, हमेशा नोन से अननोन निकाला जाता है। ये नोन है, इसका अमाउंट तुमको पता, लेकिन इसका अमाउंट कितना है मिक्सचर में तुमको पता नहीं है। तो नोन से ही अननोन निकलता है हमेशा। तो नोन में कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन देखो यहां पर भी आ रहा है। बताओ, तो कार्बन यहां पर भी है। बोलो। हाँ, हमें किसको कंजर्व करना चाहिए? हाँ, कार्बन को। POC फॉर कार्बन। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड रिएक्शन से पहले, उतने ही कार्बन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होगा। कार्बन इज कंजर्व। हाँ, पता, इक्वेशन बनाओ फट से। इक्वेशन बोलो। बोलो ना। 1 इंटू मोल ऑफ इजिकल टू, यहां भी कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, 1 इंटू बोलो। क्लियर? हाँ, बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। हाँ, मोल वेट बाई, इसमें कितना वेट है हमको पता, वही तो निकालना है। x मान लो। हाँ, इसका माल का वेट लिथियम कार्बोनेट का रख सकते हैं, ये पेपर में दिया रहेगा। हाँ, मोल्स ऑफ CO2 वेट बाई फार्मूला वेट, वेट 50 फार्मूला वेट। हाँ, सॉल्व करके x की वैल्यू, ये है लिथियम कार्बोनेट का वेट इस 100 ग्राम मिक्सचर में। अब जो भी वेट आएगा सीधे 100 ग्राम मिक्सचर में आ रहा है, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज मतलब 100 में कितना, क्योंकि 100 ग्राम मिक्सचर ही तुमने लिया है। अब जो भी आएगा लिथियम कार्बोनेट का वो 100 ग्राम मिक्सचर में ना हुआ, डायरेक्ट परसेंटेज आ गया। मान लो ये 60% आता है, मान लो, तो ये 40% ये होगा। दो ही कंपोनेंट तो है, आंसर आ गया। बात करो कि हम तो ये सोच रहे हैं, ऐसा बोलने से क्या होगा ना, अपना कंफ्यूजन बाहर आ जाएगा सब। इसलिए क्वेश्चन लगाते समय ये जरूर पता हो कि आखिर रिएक्शन हो क्या रहा है, CO2 आ कहाँ से रही है। और ऐसे रिएक्शन की जानकारी तुम लोगों को पीआई टेबल केमिकल बॉन्डिंग में दे दिए हम, और जो नहीं दिए वो इनऑर्गेनिक में आ जाएगा अपने आप। फिर कहोगे हमको तो क्वेश्चन आज के डेट पे लगाना है, तो हमको रिएक्शन पूरा पता होना चाहिए ना। तो जो नया रिएक्शन तुम्हारे सामने कोई आ जाता है,
तो हमसे बात कर लो, पूछ लो कि आखिर यहाँ क्या रिएक्शन होने वाला है, हमको रिएक्शन की जानकारी दे दीजिए, हम कंसेप्ट लगा के आंसर निकालेंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो बात करो हमसे। हाँ हाँ, ये नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर 800 से ऊपर चाहिए, 800 900 दो के तब जाके टूटेगा। और जब ये तुम बॉइलिंग टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, मतलब 100 डिग्री रेंज पर, उस टेम्परेचर पर केवल ये टूटेगा, ये टूटेगा ही नहीं। हाँ, जनरल केस मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ही होता है। जितना भी तुम कर एक्सपेरिमेंट करते हो लेबोरेटरी में, वो सब 100 डिग्री पर ही काम करते हो। तुम पानी में डाल के गर्म कर दोगे इसको, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही सारी बातें होंगी। समझ में आया? इसलिए केवल इसमें CO2 निकालोगे, यहाँ से नहीं। हाँ, मान लो इस जगह ऐसा होता, लिथियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट रहता, तब तो सारे अर्थ मेटल टूट जाते हैं। मतलब ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो CO2 दोनों से आएगी अब। और जब CO2 दोनों से आएगी, अब CO2 दोनों से आएगी। मान लो मिक्सचर तुमने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम, अब 50% क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब 50 ग्राम CO2। अब CO2 दोनों जगह से आ रही है। जब CO2 दोनों जगह से आ रही है, तो ऐसे केस में इक्वेशन अब तुम्हारा बदल जाएगा। अब ये इक्वेशन नहीं होगा, अब इक्वेशन बदल जाएगा। बताओ किसको कंजर्व करें? कार्बन कंजर्व करें, क्योंकि ये नोन है और ये क्या है, अननोन। मान लो इसका वजन x ग्राम है और टोटल 100 ग्राम है, तो निश्चित ये 100 माइनस x ग्राम होगा, नहीं होगा? होगा। अब कार्बन कंजर्व कर दो, जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने ही कार्बन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे। हाँ, मान लो कार्बन कितने बताओ, एक, इक्वेशन बोलो। 1 इंटू मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट प्लस कार्बन यहां भी तो है, 1 इंटू मोल्स ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट इजकल टू 1 इंटू मोल ऑफ CO2। बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। हाँ बताओ, मोल क्या होता है? वेट बाई वेट x ग्राम, फार्मूला वेट लिथियम कार्बोनेट का, मालिका वेट। ये पेपर में दिया रहेगा, मालिका वेट के लिए परेशान मत हो। एटॉमिक वेट, मालिका वेट दिया रहता है पेपर में, प्लस हाँ मोल्स ऑफ दिस, वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ, इसका फार्मूला वेट, मालिका वेट, बेरिलियम कार्बोनेट का दिया रहेगा। हाँ, मोल वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ, सॉल्व करके x की वैल्यू, बताओ डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इसी में इक्वेशन बनाने में ही टाइम खा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन देख किसी के मन में ये आ रहा होगा कि जब इस मिक्सचर को आप गर्म कर रहे हैं, पूरा मिक्सचर CO2 दोनों टूट रहा है, CO2 दोनों से आ रही है, तो रिएक्शन ये भी तो हो गया ना। देखो, लिथियम कार्बोनेट टूट के, और क्या बेरिलियम का कार्बोनेट, इसमें CO2 दोनों से आ रही है, तो क्या बन रहा है, लिथियम का ऑक्साइड प्लस बेरिलियम का ऑक्साइड प्लस CO2। क्वेश्चन में कह रहा है कि हीटिंग के दौरान 50% वेट लॉस हो गया, मतलब शुरू में कितना था ये 100 ग्राम, तो रेसिड्यू भी कितना होगा 50 ग्राम, और ये भी कितना होगा 50 ग्राम। तो जैसे आपने कार्बन को कंजर्व करके इसके अमाउंट से इसका अमाउंट निकाला, बोलो, हम कार्बन को कंजर्व ना करके हम इन एटम को कंजर्व करें, क्या क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर 100 ग्राम मिक्सचर है, इसको हम x ग्राम माने, तो ये क्या होगा 100 माइनस x ग्राम हुआ कि नहीं? ये रेसिड्यू का वजन 50 ग्राम है, 50 ग्राम मान लो, इसमें हम y ग्राम मान ले इसको, तो ये 50 माइनस y ग्राम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब मान लो हमने लिथियम को कंजर्व किया, तो लिथियम को कंजर्व करके इसके आधार पे एक इक्वेशन बन जाएगा, बोलो। फिर हमने बेरिलियम को कंजर्व करके इसके आधार पे दूसरा इक्वेशन बना लिया,
हाँ बता, दो इक्वेशन दो अननोन, एक में x और एक में y, और दो इक्वेशन दो अननोन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा खाएगा, क्योंकि तुमने दो इक्वेशन बनाया, दो बार सॉल्व किया, और हमने एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने एटम बदल दिया, कार्बन कंजर्व किया था। नहीं समझ में आया? आंसर दोनों में सेम आएगा। मतलब किस एटम को कंजर्व करना है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसको तुम्हारा समय कम लगेगा। तुमने यदि गलती से लिथियम कंजर्व कर लिया, बेरिलियम कंजर्व कर लिया, आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और तुमने कार्बन कंजर्व कर लिया, तुम्हारा एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा, समय बचेगा। बोलो, बात समझ में आया? तो किस एटम को कंजर्व करना है, ये बात कॉमन सेंस की है, और ये कॉमन सेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, लगाने से आएगा। 2-3 बार गलती होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर तुमको लगेगा कि इस समय बचा सकते हैं इसको। तो बोलो, बात समझ में आया? तो बताओ, रिएक्शन पता होना चाहिए ना पहले। जब हमको रिएक्शन नहीं पता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले रिएक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मान लो तुमको मिक्सचर दे दे, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है 1 ग्राम, और कह रहा है इस मिक्सचर में आयरन को कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक आयरन में। इस 1 ग्राम मिक्सचर को कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक आयरन में, जिसका वजन है 0.5 ग्राम। तो बताइए, इस 1 ग्राम मिक्सचर में कितना ग्राम फेरस ऑक्साइड का है? हाँ, सुना ध्यान से क्वेश्चन को, क्या बोला क्वेश्चन ने, सुना ध्यान से। इस 1 ग्राम मिक्सचर में फेरस और फेरिक ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक आयरन में। मतलब कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक आयरन में, मतलब जितने आयरन रिएक्टेंट साइड थे उतने आयरन प्रोडक्ट साइड गए। मतलब आयरन इज कंजर्व, आयरन कंजर्व है। देन यू हैव टू अप्लाई POAC फॉर, हाँ बस POAC फॉर आयरन। जितने आयरन रिएक्टेंट साइड उतने आयरन प्रोडक्ट साइड। मान लो इस मिक्सचर में x ग्राम है, तो निश्चित ये 1 - x ग्राम होगा। हाँ, अब तुमने आयरन कंजर्व कर लिया। बताओ इक्वेशन बताओ, कौन बोलेगा इक्वेशन? हाँ, इक्वेशन बनाओ। कौन इक्वेशन बनाएगा? इक्वेशन बनाओ पहले, हाथ उठाओ। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, इक्वेशन बनाओ। 1 × moles of FeO इजिकल टू, बोलो, आयरन 2 जगह है ना, तो प्लस हो जाएगा ना, आयरन 2 जगह है, प्लस। हाँ, कितने आयरन है? हाँ, 2 × मोल ऑफ, हाँ आ जाओ प्रोडक्ट साइड, केवल एक आयरन है, 1 × मोल ऑफ, बस बैठ जाओ, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। हाँ, वैल्यू क्या रखेंगे पता? मोल क्या होता है? वेट बाई वेट, x ग्राम, फार्मूला वेट आयरन का 56 + 16 + 2। हाँ, मोल्स ऑफ दिस, मोल हो गया वेट बाई फार्मूला वेट, फार्मूला वेट आयरन का 56 × 2, 16 × 3 इजिकल टू, हाँ, मोल वेट बाई फार्मूला वेट। वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। बस इसी कैलकुलेशन में ही टाइम खाता है, इसी में टाइम लगता है। और टाइम बचाने का एक तरीका भी और है मेरे पास है, वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। फिर सीधा वही बताइए ना, नहीं, हर चीज़ सीखो, साइकिल चलाना भी सीखो और बड़ी बाइक भी सीखो। साइकिल का अपना महत्व है,
बाइक का अपना महत्व है, फोर व्हीलर का अपना महत्व है। कुछ क्वेश्चन तुमको पीयूसी से बहुत जल्दी आसानी से लग जाएगा, और जब नहीं समझ में आए तो फिर लास्ट इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है। बोलो, बात समझ में आया? हर चीज़ सीखो और उसके बाद आजमाओ, और जो तुमको प्रैक्टिस जिसमें हो जाए तुम्हारी, जिसमें तुम्हारा हाथ सेट हो जाए, उसको लेके आगे भाग जाओ। बात समझ में आया? सीखो हर चीज़। लेकिन हमने फाइनल कंसेप्ट बता दिया कि यदि कोई रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, सबसे आसान मोल, सबसे इजी मोल कंसेप्ट है। हाँ, बैलेंस नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तब उसके लिए पीयूसी भी है और इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी है। पीयूसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, इक्विवेलेंट में टाइम कम लगेगा। लेकिन इक्विवेलेंट में फिर वैलेंसी फैक्टर सीखना होगा। वैलेंसी फैक्टर की रुकावट आती है, उसको पार करना होगा। फिर यदि वैलेंसी फैक्टर तुम्हारा पक्का बन गया तो फिर पीयूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब तो। और वैलेंसी फैक्टर नहीं पकड़ पाए तो फिर तुम्हारे सामने फिर यही बच्चा हथियार पीयूसी वाला। इसलिए कोई भी कंसेप्ट आ रहा है सामने, सीख लो उसको। बोलो, बात समझ में आया? अब देखो, इस प्रॉब्लम में जिसका अमाउंट बता रहा है उसमें भी आयरन है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसमें भी आयरन है। बताओ, एटम कॉमन है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी होगा जिसका अमाउंट बता रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, कोई एटम कॉमन ही नहीं है। कोई एटम कॉमन एटम है ही नहीं है। तब क्या करें? जैसे प्रॉब्लम ये देखो, और यहाँ तक कि पीयूसी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को भी तुम लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन आया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड है, तुमने पानी में डाल दिया एक्सेस ऑफ वाटर में, तो एस्टिलीन गैस बनने लग गई। इस एस्टिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करा दिया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, तो बेंजीन बन गया। क्या बन गया? फिर बेंजीन का तुमने नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर नाइट्रोबेंजीन का तुमने रिडक्शन कर दिया टिन HCl डाल कर, तो क्या बन गया? एनिलीन। फिर एनिलीन का तुमने डाई एजोटाइजेशन करा दिया, सोडियम नाइट्राइट HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। तो क्वेश्चन है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड से कितना ग्राम डाइजोनियम सॉल्ट बना? तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया, तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट का कितना ग्राम मिला? हाँ, कॉमन सेंस अंदर से आवाज आ रही है, क्या करना चाहिए? मैं बताइए, एक्सेस में लिया गया ना, मतलब ये बचेगा और ये खप जाएगा। और जो चीज़ खप जाती है, कंज्यूम हो जाती है, उसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए, सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए। अच्छा, प्रोडक्ट में और रिएक्टर में क्या चीज़ कॉमन है? बताओ, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कैल्शियम, यहाँ नहीं है, छोड़ो, कार्बन दोनों जगह कॉमन है, मतलब पीयूसी फॉर। बस। हाँ, चलो, इक्वेशन कौन बनाएगा? हाथ ही नहीं उठाते, डरते हैं। हाँ, बोलो। वन क्यों बोला? 2 कार्बन है ना, 2 इंटू मोल ऑफ CaC2। हाँ, यहाँ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। हाँ, 6 इंटू मोल ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट आ गया। हाँ, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, वैल्यू कौन सा आ गया? हाँ, पता मोल क्या होता है? वेट बाई वेट, 10 ग्राम, फार्मूला कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 दूनी 24 इजिकल टू 6। हाँ, मोल वेट, वेट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट अपॉन फार्मूला वेट। हाँ, कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 12 छंग 72 प्लस
14 दूनी 28 प्लस 35., हाँ बस सॉल्व करो, ये आ गया। अच्छा हाइड्रोजन रह गया, सही बोलो। हाइड्रोजन कितना है? 5 हाइड्रोजन। ठीक, आ गया आंसर बिना बैलेंस किए, जरूरत ही नहीं। ऐसे तुम पॉलीमर का भी वेट निकाल सकते हो, यही प्रॉब्लम तुम्हारे में पॉलीमर के रूप में दिया हुआ है, सेम यही कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। एटम कंजर्व करना है बस, बिना बैलेंस किए। हाँ अब बोलो कोई रुकावट आ सकती है तो बात कर लो हमसे। अब रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, अभी हम रिएक्शन बदलते जाएं, डाटा बदलते जाएं, इसी कंसेप्ट से कम 15-20 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा तब जब इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। हम जानते हैं इसमें टाइम खाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप पे कैलकुलेशन करने में टाइम खाएगा ज़रूर, और उसमें तुम घबरा जाते हो। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाओगे और थक जाओगे बस, कि बहुत बड़ा काम हो गया। यदि टाइम लग रहा है तो अपने स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प ले लो, कम से कम 10-5 क्वेश्चन तो लगाओ उसके साथ, फिर उसके बाद फिर हटा दो कैलकुलेटर, फिर अपने से लगाओ। ये नहीं कि सर ने बोला है तो बस लगाओ। हमने इसलिए बोला है कि ताकि तुम्हारी हिम्मत ना डाउन हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन लग जाए, इसलिए बोला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम उसका पूरा आधार बना लो। किसी चीज़ की आदत जो है वो ख़राब पड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी फिर। नहीं बोलो, समझ में बात आ रही है? कुछ है बताओ, कोई दिक्कत है तो बात करो हमसे कि हाँ यहाँ रुकावट आएगी। कोई रिएक्शन की प्रॉब्लम है तो बेहिचक पूछ लो कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो हमसे पूछ सकते हो। अब जब रिएक्शन क्लियर हो गया और एटम कंजर्व हो गया डिसाइड, तो बस इक्वेशन बना के वैल्यू रखना है ना, करना क्या है। सामने देखो, जैसे मान लो KI का सॉल्यूशन है, तुमने उसमें H2O डाला, मान लो 10 ml H2O तुमने उसमें डाल दिया, और आयोडीन गैस बन रही है जिसका वजन है 1.2 ग्राम। तो बताइए इस H2O परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना होगा? इस H2O का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा, पूछ रहा है। तुमने H2O में KI डाला, आयोडीन गैस बनी जिसका वजन है 1.2 ग्राम। तो बताइए इस H2O का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से आया। हाँ बता, इसका 10 ml में तुम वेट निकाल लो तो 100 ml में वेट आ जाएगा। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मतलब वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज किस में होता है? 100 में होता है। तो 100 ml में कितना वजन पूछ रहा है, तुम 10 ml में निकाल लो तो 100 ml में नहीं आ जाएगा। 10 में इतना तो 100 में कितना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहला पर्पज तुम्हारा क्या है? हमको पहले ये निकालना है कि 10 ml H2O में उसका कितना वेट है, कितना वेट H2O का है, ये हमको निकालना है। अब कई लोग सोच रहे हो कि ये ml में दिया है तो उसका मोल निकालने के लिए हम 22,400 से भाग देते। अरे 22,400 से भाग देते जब गैस का केस होता है तब। ये तो लिक्विड है, H2O इज द लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया ना, H2O लिक्विड है। ये अमाउंट किसका है? लिक्विड का, गैस का नहीं है। लोग बस जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि 10 ml यानी मोल निकालना है, इसको भाग दो 22,400 से, तो कि 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 होता है। अरे वो गैस के लिए होता है, ये तो लिक्विड है। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं, उसका स्टेट समझते नहीं, तो ये क्वेश्चन लगाएंगे ऐसे फिर।
बात समझ में आया? ये लिक्विड है और लिक्विड का 10 ml तुमको दिया, उसमें कितना ग्राम H2O2 तुमको निकालना है, वेट H2O2 तुम्हें निकालना है। तो बताओ ये तुम्हारे लिए नोन हुआ कि अननोन हुआ? बताओ इसमें तो ये चीज़ तुम्हारे लिए नोन है या अननोन? आवाज़ ही नहीं है। पता बोलने में इतनी कंजूसी है तो अप्लाई करने में कितना कंजूसी होगी। अभी तो घर जाके आजमाना है ना इस कंसेप्ट को, अप्लाई करने में भी कितना कंजूसी होगी। बोलने में जब ताकत नहीं है भाई, जो मेरे सामने बोलेगा तो उसको निश्चित घर जाके अप्लाई भी करेगा। आखिर क्या प्रॉब्लम है बोलो? 4 दिन छुट्टी मिली, बैटरी चार्ज हो गई ना, अब तो मेहनत करोगी कि नहीं? तो डिस्चार्ज हो गई है तो फिर छुट्टी से फ़ायदा क्या हुआ? बस छुट्टी दी गई तो बैटरी चार्ज करने के लिए ना, कि हाँ अब आगे डिस्चार्ज होगा, अच्छे से मेहनत होगी। मतलब ये अनुभव लग गया कि छुट्टी से कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेगुलर क्लास चल जाती है, जो फ़ायदा पढ़ाई हो जाता है, वो छुट्टी में वो पढ़ाई नहीं होती। इसी अनुभव के लिए छुट्टी दी गई थी, ताकि अनुभव करो, ताकि गड्ढे में गिरो तब ना उसको बाहर निकलने का फ़ायदा समझ में आएगा। हाँ देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना कि छुट्टी का फ़ायदा नहीं, तो छुट्टी मत लेना आगे से। हाँ देखो सामने, मतलब ये अननोन है। 10 ml तुमने लिया, उसमें कितना ग्राम H2 तुमको पता नहीं है, ये अननोन है। और जिसका अमाउंट हमको पता है वो क्या है? नोन। हमेशा नोन से अननोन निकाला जाता है, नोन से अननोन। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, नोन से लगाना स्टार्ट करो, अननोन की तरफ बढ़ो, रास्ता मिल जाएगा। और अननोन की तरफ ही ध्यान लगाओगे, बार बार समय गवाओगे, कुछ मिलेगा नहीं तुमको। बात समझो, क्वेश्चन जब भी लगाया जाता है, जिसकी हमको जानकारी है वहां से पकड़ेंगे और अननोन की तरफ चले जाएंगे, रास्ता आ जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो देखो सामने, अब करेंगे क्या? देखो सामने, जब हमको इसका अमाउंट पता है तो हम आयोडीन को कंजर्व करके इसके नोन अमाउंट से इसका हम यूज अमाउंट बता देंगे, कितना KI यूज हुआ होगा, बोलो। और जब तुमने इसके नोन अमाउंट से इसका यूज अमाउंट निकाल लिया, तो फिर पोटेशियम को कंजर्व करके इसके यूज अमाउंट से इसका प्रोड्यूस अमाउंट निकाल लोगे। और जहां तुमको इसका प्रोड्यूस अमाउंट मिल गया, तो ऑक्सीजन को कंजर्व करके इसके प्रोड्यूस अमाउंट से इसका यूज अमाउंट निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया? और वो जो यूज अमाउंट आएगा वो 10 ml में आएगा, 10 में इतना तो 100 में कितना। बोलो समझ में आया? तो मतलब पहले हमने किसको कंजर्व किया? पहला हमारा स्टेप किसको कंजर्व किया? आयोडीन को। तो बता इक्वेशन क्या बना? बोलो बोलो। हाँ, 1 इंटू मोल ऑफ इजिकल टू मोल्स ऑफ। हाँ, इक्वेशन बन गया। अब ये मोल क्या? वेट बाई फार्मूला वेट रख करके हम इसका वेट निकाल लेंगे, कितना वेट KI खपत हुआ, कंज्यूम हुआ, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब किसको कंजर्व करेंगे? जब हमको इसका अमाउंट मिल गया तो हम क्या कंजर्व करें? पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम को कंजर्व करके इसके यूज अमाउंट से इसका प्रोड्यूस अमाउंट्स, कितना प्रोड्यूस हुआ, निकाल सकते हैं। हाँ, इक्वेशन बनाओ। 1 इंटू मोल ऑफ इजिकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KH। हाँ, हमको इसका प्रोड्यूस अमाउंट मिल गया। अब ऑक्सीजन को कंजर्व करके इसके प्रोड्यूस अमाउंट से इसका यूज अमाउंट तो कंजर्व करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। हाँ, इक्वेशन बोलो। 2 इंटू मोल्स ऑफ इजिकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KH। समझ में है? तो इसका प्रोड्यूस अमाउंट रख करके हम इसका यूज अमाउंट निकाल लेंगे। मतलब 3 इक्वेशंस हमको सॉल्व करने पड़ेंगे।
एक इक्वेशन में 1 मिनट खाएगा, 3 इक्वेशन में 3 मिनट खा जाएगा, तो 3 मिनट का मेरा समय नुकसान हो रहा है। तो समय बचाने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू ना रख करके इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। हाँ, कैसे? हमारा मतलब किससे? मेरा मतलब आयोडीन से है और H2O2 से, मेरा मतलब H2O2 से और आयोडीन से है। तो बाकी चीज़ को कैंसिल कर दिया जाए। हाँ, 1 इंटू मोल्स ऑफ KI, 1 इंटू मोल्स ऑफ KI कैंसिल हो गया। हाँ, 1 इंटू मोल्स ऑफ KH, 1 इंटू मोल्स ऑफ KS कैंसिल हो गया। तो बताओ ये इक्वेशन इसके बराबर हो गया? बोलो। तो यानी कि 2 इंटू मोल्स ऑफ, हाँ 2 इंटू मोल्स ऑफ I2। बताओ इसमें 2 भी कैंसिल हो गया। अब सीधे वैल्यू का आंसर आ गया। हाँ बताओ मोल क्या होता है? वेट बाई फार्मूला वेट। फार्मूला वेट 16 दूनी 32 और 2 34। हाँ, मोल वेट बाई फार्मूला वेट इंटू 2, ये आ गया आंसर। बस यही कैलकुलेशन है जनाब। बस अब इस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा बोलो? अब ये जो भी वेट आएगा किसका? H2O2 का वेट आ गया कितने में? 10 ml में। 10 में इतना तो 100 में कितना? बोलो। देखो नींद आ रही है, देखो। मतलब 4 दिन छुट्टी क्या मिली? पूरा सिस्टम ही डिसबैलेंस हो गया। ऐसे तो सोने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन घर में मिल गया आराम से, और जहाँ सो लिया पूरा सिस्टम टाइम टेबल बिगड़ गया। और कुछ तो अपनी आँख को जानबूझ के खोल के बैठे हुए हैं, प्रेशर दे करके खोले हम, जबकि चेहरा देख के बता रहा कि भारी है समय। और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वही फ्लैट हो जा रहा है उसी में। मतलब इस समय गाड़ी पूरी पटरी से नीचे उतर चुकी है। इसलिए जल्दी से ट्रैक पर लाओ, नहीं तो बिगड़ जाएगा सारा खेल। हाँ बोलो, समझ में आया? जितने भी हमने कंसेप्ट सुनाए हैं सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन शीट में दिए हैं। अब उसको लगा करके फट से आजमाओ, आज ही आजमाओ, कल तक निकल जाएगा सब। कंसेप्ट बस यही है कि एटम कंजर्व करना, इक्वेशन बनाना, वैल्यू रखना। बोलो अप्लाई करोगे कि नहीं? कि सो जाओगे घर जाके? सो जाओगे, नुकसान में रहोगे, बता दे रहे। यदि मेरी बात का मिसयूज़ किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ आने का मतलब या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे चले जाओगे, पहले से भी खराब हो जाओगे। ये बात सुन लेना। या तो बैठो ही नहीं, सुनो ही मत, और सुन लिया है तो उसको अप्लाई कर दो, क्योंकि लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। ये केवल सुन करके बैठ जाना, ये लिटिल नॉलेज हो गया, ये निश्चित तुमको खराब करेगा। इसलिए जो सुना है उसको अप्लाई करो, और उसके बाद जो दिक्कत है हमसे बोलो, हम क्लास में लगा के दिखा दें। अब यही कंसेप्ट तुम ईडियोमेट्री में लगा सकते हो, ईडियोमेट्री गैस सैंपल में। यही कंसेप्ट तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, एटॉमिक वेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, सिल्वर सॉल्ट मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसी ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड मेथड। इस कंसेप्ट से तुम निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट किसी ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक बेस का। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ना लास्ट में, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, लगा सकते हो तुम। इसी कंसेप्ट लगा सकते हो। उसकी शीट तुम लोगों को मिली होगी, एक शीट मिली होगी मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट का, मिला है कि नहीं? उसमें क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एसिड के लिए सिल्वर सॉल्ट मेथड और ऑर्गेनिक बेस के लिए क्लोरोप्लेटिनिक एसिड मेथड। यही कंसेप्ट उसमें लगा दो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। और नहीं तो हमको लगा के दिखा देंगे क्लास में। पहले अपने से ट्राई तो करो, पहले लड़ो तो जाके। बोलो बात समझ में आया?